सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब वाला, राना शमीम साहब का बयान हल्फी आता है और आते ही हंगामा मचा देता है, तहलका मचा देता है, मीडिया में उनका बयान हल्फी चलने लग जाता है। उसके बाद नून लीग इसको अपनी फतह करार देने लगती है, जबकि पाकिस्तान तरीके साफ यानी हुकूमत इसको नून लीग की एक भौंडी साजिश करार देने लगती है। आज जनाब राना शमीम साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। अतहर मिनुल्लाह ने इसकी समाअत की। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने समाअत के दौरान सवाल किया कि जनाब बयान हल्फी आपका है या नहीं, जिस पर राना शमीम ने एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि मुझे यह नहीं पता कि बयान हल्फी क्या मीडिया में चला है। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि उन्होंने बयान हल्फी दिया था, लेकिन वो मीडिया में छापने के लिए नहीं दिया था, उन्होंने उसको एक सेफ के अंदर रखा था। अब उनको नहीं पता कि वो कैसे निकलकर बाहर आ गया। अटॉर्नी जनरल वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जनाब इनको कहें कि ये बयान हल्फी ओरिजिनल लेकर आएं और यहां पर सबमिट कराएं या हमें दिखाएं। उस पर उन्होंने कहा कि पहले मैं ये देखूंगा कि मीडिया में बयान हल्फी चल क्या रहा है। उन्होंने एक दरख्वास्त की जज से और उन्होंने कहा कि मेरे भाई का चेहलुम है, इसकी वजह से समाअत आगे बढ़ा दी जाए, लेकिन जस्टिस साहब ने इसकी समाअत 5 दिन के लिए मौखर कर दी और 5 दिन बाद इसकी समाअत दोबारा होगी। लेकिन हुकूमत इसको अपनी कामयाबी करार दे रही है। अभी मैं देख रहा था फवाद चौधरी साहब का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि जनाब राना शमीम ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि बयान हल्फी उनका नहीं है, लेकिन जो खबर मैं पढ़ रहा था, जो मैंने देखी है आज चीजें, उसमें यह बात सामने आई है कि उन्होंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि मेरे नाम से बयान हल्फी क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस बात को तस्लीम जरूर किया कि मेरा एक बयान हल्फी मौजूद है। आज इस पर बात करेंगे, लेकिन एक और बात, जनाब काबीना का इजलास हुआ और काबीना के इजलास में एक दिलचस्प स्टोरी निकलकर सामने आई। वजीर आजम इमरान खान साहब ने वफाकी वुज़रा को तनबीह की है, उनको हिदायत की है कि जनाब आप बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर नहीं जाएंगे। आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर किसी मजबूरी के तहत आपको बाहर जाना भी है तो आप पेशगी इत्तला देंगे, इजाजत देंगे, उसके बाद आपको बाहर जाना है तो फिर आप चले जाएं। पीडीएम का मौकिफ भी अजीब सा निकलकर सामने आ रहा है। अपोजिशन वो अपोजिशन है ही नहीं जिसमें दमखम हो। अपोजिशन उस तरह से हुकूमत को टफ टाइम दे नहीं रही है, सिर्फ बयानात की हद तक है। और अपोजिशन की बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर कोई बात पार्लियामेंट के अंदर आती है, अगर कोई बिल पार्लियामेंट के अंदर आता है, तो हम देखते हैं कि दोनों एक हो जाते हैं और हुकूमत को टफ टाइम देने की सिर्फ कोशिश करते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूं, टफ टाइम देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमली इक़दामात कुछ नजर नहीं आते। आज बिलावल भुट्टो जरदारी का एक तहलका खेज बयान सामने आया और उन्होंने नून लीग पर खूब तनकीद की है। इसी पर आज बात करेंगे। अपने मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ कराते हैं। फैयाज महमूद साहब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद, चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिद्दीक साजिद ने हमें ज्वाइन किया और फखरुर रहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चलूंगा फैयाज महमूद की जाने। फैयाज साहब ये बताइएगा, मैंने जो अपने इब्तिदाई में बयान किया है, जो सारी चीजें बताई हैं, आज कोर्ट में यही कुछ हुआ या मैं कुछ मिस कर गया या मैं कुछ गलत कह गया? जी ऐसा ही हुआ है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शमीम पेश हुए हैं और अदालत ने उनको स्टार्ट में ही रोस्टम पर बुला लिया और उनसे पूछा कि आपने जो बयान हल्फी दिया है इससे मतलब आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि मीडिया में जो बयान हल्फी चल रहा है उसका मुझे मालूम नहीं है। जिस पर अदालत ने कहा ये तो बड़ा दिलचस्प बयान है, फिर उनका ओरिजिनल बयान हल्फी है वो भी, उसका भी कंटेंट मुझे याद नहीं है क्योंकि पुरानी बात हो गई है। 10 नवंबर को रिकॉर्ड करवाया था और वो इस वक्त में लॉकर में लंदन में मौजूद है, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपको अपने बयान हल्फी के मतन से मुतालिक तो मालूम होगा ही। उन्होंने कहा कि मुझे देखना पड़ेगा, इससे आप मुझे वक्त दे दीजिए क्योंकि मैंने जवाब भी जमा करवाना है। तो उन्होंने आज लतीफ आफरीदी की खिदमत हासिल की है बतौर वकील। वो साबिक सदर है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के और उन्होंने कहा कि मेरे वकील साहब बेहतर जवाब दे सकेंगे। अदालत ने कहा कि आपने बल्दिया की साख को मुतासर करने की कोशिश की है, उसकी वजह यह है कि 3 साल आप बैठे रहे और 3 साल बाद अब आप कह रहे हैं कि आप एक बयान हल्फी दे दिया, जिस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि सूरत हाल यह है कि जो शख्स 10 नवंबर को अपने बयान हल्फी को भूल चुका है, उसको ये नहीं याद कि उसका मतन क्या है, उससे 3 साल पुरानी बातों के को बुनियाद बना के एक खबर छाप दी गई एक अखबार की जानब से, जिस पर चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कहना था कि ये तो बड़ी पेचीदा सी सूरत हाल हो गई है और अगर वो ओरिजिनल बयान हल्फी अखबार में छपने वाली खबर से मुख्तलिफ होता है, बारे सबूत जो है वो अखबार पे आ जाएगा और ये अखबार की ऊपर एक सवालिया निशान होगा। तो जिसके बाद
अदालत ने उनको 4 दिन का वक्त दिया है कि 4 दिन के अंदर आप अपना ओरिजिनल बयान हल्फी जमा करवाएं। और अदालत ने जो तहरीरी ऑर्डर में लिखा है उसमें लिखा है कि राना शमीम अपने बयान मुताबिक बेयकीनी सी सूरत हाल का शिकार दिखाई दिए। तो अब अदालत ने कहा है कि जरूरी हो गया है ओरिजिनल बयान हल्फी देखा जाए और राना शमीम का बयान देखा जाए और उसके बाद इस मामले को अब आगे बढ़ाया जाए। अब 7 दिसंबर को इस केस की समाप्त होगी और राना शमीम ने बार बार कहा कि आप वक्त दे दीजिए। 12 दिसंबर का वक्त दिया, फिर उन्होंने कहा कि लंदन से बयान हल्फी आने में वक्त लगेगा। तो उस पर भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मसला हल कर दिया है और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को हिदायत की है कि वो अच्छा फैयाज, एक तो सवाल मेरे जहन में उनका जवाब देगा, फिर मैं अपने मेहमानों की तरफ आगे बढ़ूंगा। पहला सवाल ये जनाब कि क्या उनसे ये सवाल नहीं किया गया कि बयान हल्फी में आपने क्या लिखा था, किस हवाले से निशानदेही की थी? बयान हल्फी ऐसे ही थोड़ी होता है कि पिछले दिन के वाकये को आपने बयान कर दिया। वो हल्फ लेके आप बयान देते हैं और वो जो बयान आप दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 9 नवंबर को बयान दिया और आज आप भूल गए हो 30 नवंबर है। तो क्या आपको लगता है कि इनका जवाब उन्होंने दिया था या नहीं दिया था? फिर दूसरा सवाल आपसे यह है कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जो बयान हल्फी मीडिया में चल रहा है ये उनका है नहीं। अच्छा, मैं इस हवाले से कंफ्यूज हूं, आवाम के लिए भी आप जरा क्लियर कीजिएगा कि उन्होंने बयान हल्फी को तस्लीम किया है या उन्होंने तस्लीम ही नहीं किया है? नहीं, बयान हल्फी उन्होंने कहा है कि मेरा बयान हल्फी है और वो लंदन में है। अलबत्ता उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो अखबार में छपा है उसका मतन मुझे मालूम नहीं। बुनियादी तौर पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने उसको पढ़ा ही नहीं। दूसरी बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी, उन्होंने ये कहा था कि जो तस्दीक है बयान हल्फी की वो खबर के छापने के बाद मुझसे की गई। ये जो था जवाब उनका, उससे अदालत ने अदालत ने कहा कि अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी ये है, वो कहते हैं कि हमने उनसे तस्दीक करवाई तो उससे उन्होंने कहा कि मुझसे बाद में तस्दीक की गई। और उनका ये भी कहना था कि वो बयान हल्फी लॉकर में मौजूद है और मुझे नहीं मालूम कि इनको कैसे दे दिया। और जिससे अंसार अब्बासी ने कहा कि हमने इनसे लिया भी नहीं। तो ये सूरत हाल बनी है। अब इस पे 7 दिसंबर को ही मामला क्लियर होगा जब ओरिजिनल बयान हल्फी आएगा। वो अदालत देखेगी कि जो न्यूज में रिपोर्ट हुआ है और ओरिजिनल बयान हल्फी का मतन सेम है या नहीं। अगर तो मुख्तलिफ होता है तो फिर अदालत आज कह चुकी है, फिर अखबार के सवालिया निशान होगा। ठीक जनाब, बहुत शुक्रिया। आप सारी सूरत हाल से आ करे थे जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज समाप्त हुई। अजीज मेहमानों की तरफ चलते हैं। आरिफ चौधरी साहब ये बताइएगा, पाकिस्तान में ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं, यकीन जानिए उसकी नजीर नहीं मिलती। एक बयान हल्फी है, जो बयान हल्फी दे रहा है उसको ये नहीं याद कि उसने 30 दिन पहले उस बयान हल्फी में क्या लिखा था। और बयान हल्फी ऐसी चीज होती ही नहीं है कि वो भूल जाए क्योंकि आप हल्फ पर एक बयान दे रहे होते हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, उन्होंने एक सेफ में रखी थी और सेफ से निकलकर जादुई तौर पर किसी तरीके से सहाफी के पास पहुंच गया और मीडिया का हिस्सा ही बन गई। क्या कहेंगे सर? एक किताब थी E.M. फॉस्टर की, जो उसके पैसेज टू इंडिया के प्रीफेस में उसका जिक्र आता है, मॉरिस। ये किताब जो थी ये उन्होंने अपने ज़माने में लिखी और इसे एक बैंक के लॉकर में रख दिया और उन्होंने वसीयत ये की कि जी मेरे मरने के बाद शाया की जाए। उसमें उनके काफ़ी सारे ऐसे एतराफ़ात थे और उनकी ऐसी बातें थी, कन्फेशंस थी, जो उनकी ज़िंदगी में अगर छपते तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता। राना साहब का बयान जो है उसका वहाँ जाके महफूज होना, कोई समझ किसी को तो आए या ना आए, मुझे तो उसकी समझ आती है। उसकी वजह यह है कि राना साहब ने जो कुछ किया वो अपने एक आका को खुश करने के लिए किया जो लंदन में मौजूद है। और राना साहब उसके पास गए और ये सारी कली खोल दी राना साहब के अपने बेटे ने, जिन्होंने अहमद हसन या क्या उनका नाम है, उन्होंने बाकायदा आके ये कहा कि मेरे वालिद का ज़मीर जागा। और अगर आपके वालिद का, उसके वालिद का ज़मीर जागा है तो जिसका ज़मीर जागा है वो आके कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा ज़मीर जागा है या नहीं जागा है। और जिन लोगों ने अहमद का हसन का वो बयान सुना या जिस तरह वो गुफ्तगू कर रहा था, उन्हें समझ आ जानी चाहिए कि वो इतना ज़्यादा लोडेड हैं, उन्हें इतना नवाजा गया है कि अब ना वो कोई कानून की बात करते हैं, ना उन्हें कानून का पता है। और ना राना साहब जो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत चीफ जज बने थे और वहाँ उन्होंने तासुर ये देने की कोशिश की इनके बेटे ने कि जिस तरह 2 चीफ जस्टिस का मामला है, यानी पाकिस्तान के अंदर एक चीफ जस्टिस है और एक पाकिस्तान से बाहर गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस है, दोनों का आपस में मामला है। खुदारा थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करें कि वो एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत नवाज शरीफ साहब ने उन्हें लगाया था और इससे पहले यानी उनकी हुकूमत जो थी उन्होंने उन्हें और भी बहुत सारे ओहदों से नवाजा
जिसकी अब बात करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर उस एफिडेविट को ही देख लिया जाए, कोई थोड़ा सा गौर, तो वो एफिडेविट इट इज़ ए पीस ऑफ ट्रैश, उसको कोई अहमियत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो सेल्फ कंट्राडिक्टरी है ना। वो किसी जिस बात की वो बात कर रहे हैं वो हेयर से कह रहे हैं, और उनका गवाह कौन है? उनकी मरहुमा बेगम साहबा, और उसके बाद उनके सामने कौन बैठा है? चीफ जस्टिस पाकिस्तान, और उनकी बेगम बैठे हैं, चाय पी रहे हैं। और इतनी आम काना बात के खुदा ना खास्ता चीफ जस्टिस जो है वो कुरून उला के ज़माने में मौजूद है, उसे टेलीफोन नहीं मिल रहा और वो परेशान है कि जनाब मुझे कहीं से टेलीफोन मिले, और फिर वो टेलीफोन मिलता है और उसे चीफ किसी जज के साथ बात करने के लिए उसे टेलीफोन चाहिए, और उसके बाद फिर राना साहब से वो कहता है कि राना साहब पूछे ना क्या बात है, आप यूँ समझे कि ये बात जैसे। उसे अच्छी तरह से साकिब निसार साहब को ये पता था कि राना साहब परवरदा हैं नवाज शरीफ के, अगर यानी जिनके बारे में मैंने हमेशा ये कहा है कि वो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते थे, इतना जीरक इंसान है। अगर उसे बाकी उससे मुझे इख्तलाफ लाख सही, लेकिन जहाँ तक उसकी जहानत का ताल्लुक है वो बहुत काया आदमी था, श्रीउट उन्हें कहा जा सकता है, और बहुत ज़हीन आदमी। ऐसा शख्स जो है वो इस तरह की बात करेगा और इनके सामने करेगा। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जिम्मेदारी कबूल कर ली है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सब ने, मैंने भी कई प्रोग्रामों में यही बात की कि ये काम किसी और का नहीं है। ये काम, पहली बात तो ये है, उनका था जो इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और ये कह रहे थे कि जनाब अब देखें क्या हालात हो गए। और इससे पहले उन्होंने उसका बयान चलाया जो वो तकरीर उसने की थी शौकत अजीज सिद्दीकी ने, उसके बाद राशिद का, अरशद मलिक का चलाया, फिर ऑडियो, फिर वीडियो, सारा बातें चल रही हैं। तो भाई जहां उनका केस है वहां वो उस केस में एविडेंस पेश करने की बजाय उस अदालत की इस हद तक तौहीन और उसके बारे में लोगों के ज़हन में इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, क्योंकि इनफैक्ट तो वो केस से उनका ताल्लुक नहीं है और उन्हें पता है कि ये एविडेंस के तौर पर कबूल नहीं होगी, क्योंकि जब वहाँ एविडेंस के लिए आएगी तो वो फोरेंसिक से गुजरेगी, फिर वो सारा टेस्ट और उसका क्राइटेरिया जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है उसमें से गुजर के वो एविडेंस के दर्जे को पहुंचेगी। और अगर वो एविडेंस के दर्जे को पहुंचती है तो पहले अरशद मलिक की वीडियो ही काफ़ी थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, उन्हें पता है, क्योंकि जिस तरह का काम वो कर रहे हैं वो बहुत खूबी से कर रहे हैं। अब अतर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस साहब जो है हमारे काबिल इज्जत, उनकी ये जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने ये नोटिस लिया है तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए, वरना वो जो कहते हैं ना कि फ्लड गेट हम नहीं खोलना चाहते, वो फ्लड गेट तो आप बंद करेंगे, लेकिन ये फ्लड गेट जो है अदालतों को इंटिमिडेट करने का और उनको दबाव में लाने का पॉलिटिशियंस की तरफ से, वो कभी नहीं थमेगा और वो हमारे सब के लिए नुकसानदेह होगा। नाउ इट शुड बी द एंड ऑफ इट, दैट्स व्हाट आई कैन से। ठीक है सर जी। अच्छा फखरुर रहमान साहब, आप जरा क्विकली इस पर कमेंट कीजिएगा, फिर मैं सिद्दीक साजिद की तरफ भी जाऊंगा। फखर साहब, ये जो मामला है ये थोड़ा सा समझ नहीं आया मुझे। इसकी वजह यह है कि आप एक बयान देते हैं और वो बयान बड़ा स्ट्रांग बयान होता है क्योंकि उस पर आप हल्फ लेके बयान दे रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद आप उसको भूल भी जाते हैं, फिर आप कहते हैं मैं कंटेंट देखूं। अब नेक्स्ट समात में आपको क्या लगता है क्या होगा कि वाकई में कंटेंट आएगा और कंटेंट ही आपको याद ना हो? क्योंकि अगर मैं आज प्रोग्राम कर रहा हूं तो कम से कम मुझे 10 दिन बाद याद होगा कि मैंने किस कंटेंट पर प्रोग्राम किया था। देखिए, दो चीज़ें तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस्टेब्लिश हो गई। वो ये थी कि जो अंसार अब्बासी ने जो खबर दी और उसमें उन्होंने कहा, अदालत के सामने ये बयान अपना दिया है कि मैंने जो राना शमीम है उनसे खबर देने से पहले तस्दीक की थी, और आज राना शमीम ने उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया और उनका कहना ये था कि जी मुझसे खबर के बाद रब्ता किया गया। तो एक चीज़ तो ये इस्टेब्लिश हो गई। दूसरी बात ये है कि राना शमीम का ये कहना कि जी मैं अपना एक बयान हल्फी है मेरा और वो मैं लॉकर में रख कर आया हूँ और वो लॉकर की रखवाली जो है वो मेरा पोता कर रहा है, तो ये अब जो है वो सच से भागना चाह रहे हैं और उनको नज़र आ गया कि वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस उनके साथ हो सकते हैं। और झूठ जो है वो इस्टेब्लिश जो है वो बिल्कुल हो गया है, और जैसा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ जो है वो बरमला कह चुकी हैं कि हम जो है वो सियासत कर रहे हैं, और जो उनके करीबी ज़राए से मरीम नवाज़ के इंतहाई करीबी ज़राए से जो मुझे तस्दीक हुई है, उनका कहना ये है
कि ये सारा कुछ जो हम कर रहे हैं ये अदलिया पे दबाव डालने के लिए कर रहे हैं ताकि अदलिया जो है वो हमें बेल आउट कर दे और हमें बाइज्जत बरी कर दे। तो ये नैरेटिव उन्होंने अपनाया है और वो इसको अपने मुकदमे में बतौर सबूत इस बयान हल्फी को नहीं लेके जाएंगी क्योंकि वो ये इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। उनका जो मकसद था वो ये कह रहे हैं कि हम इस पर सियासत करना चाह रहे थे और उनका ये दावा है कि उनका कोई मीडिया ट्रायल हो रहा है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। मुकदमा उनका रसीदें देने का है फ्लैट्स के बारे में और वो रसीदें अभी तक आई नहीं हैं, तो इसलिए ये सारा कुछ पॉलिटिक्स के तरह चल रहा है और ये डिलेइंग टैक्सेस चल रही हैं। अभी 5 दिन का टाइम। चलिए, आप पॉलिटिक्स का जिक्र कर रहे हैं ना, तो मैं फिर सिद्दीक साजिद को भी इन्वॉल्व कर लेता हूं। पॉलिटिक्स के हवाले से क्या बात हो रही है, क्योंकि अभी तो हम समाज की बात कर रहे थे, समाज के हवाले से बात कर रहे थे और वो बातें कर रहे थे जो एक आम इंसान की समझ में आती हैं। अभी पॉलिटिक्स के हवाले से इस पर क्या बात हो रही है, सिद्दीक साजिद बताइएगा, क्या हुकूमत क्या सोच रही है इस सारे मामले पर? आपको क्या लगता है हुकूमत क्या सोच रही है? हुकूमत अपनी कामयाबी करार दे रही है, नून लीग कह रही है देखें हम तो जो कह रहे थे वही निकलकर सामने आ गया? आज वफाकी काबीना के इजलास के बाद जो ब्रीफिंग दी है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने, उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो सारे का सारा मामला है ये बयान हल्फी वाला, तो इसके पीछे नवाज शरीफ है। ये नवाज शरीफ ने फराहम किया उस अखबार को और चैनल को और उन्होंने चला दिया, वो तो इसके ऊपर मौक़िफ़ ले रहे हैं, ज़ाहिर है। और दूसरी, आप अटार्नी जनरल ने जो आप एक मौक़िफ़ इख्तियार किया, ज़ाहिर है वो भी हुकूमत की जब नुमाइंदगी करते हैं तो उन्होंने तो यही बात उन्होंने कहा कि ये तो एक सोची समझी साजिश है। अब आप मुस्लिम लीग नून का जो अपना माजी का रिकॉर्ड देख रहे हैं आला दरिया के हवाले से, तो वो इनको इतना मुतनाज़ा बनाना चाह रहे हैं कि इतना ये अभी इन्होंने एक इशू छेड़ दिया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इनकी पार्टी के अंदर मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर रहनुमा हैं, जिन लोगों से हम मिलते हैं, उनके अंदर भी कोई ये जो सारा सिलसिला ये बयान हल्फी वाला है इसको कोई अच्छी नज़र से नहीं देखा जा रहा। वो कह रही है ऑडियो वीडियो ये बयान हल्फी इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होना चाहिए, इससे हमें उल्टा जो है वो नुकसान होगा। तो ज़ाहिर हम पहले इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, अब आप सीधा सीधा अदलिया के साथ आ गए और दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर कि आपके फैसले जो है वो ठीक नहीं थे। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं और हुकूमत इसको इस अंदाज से देख रही है कि जो पोलिटिकल इसके पर्पज़ है मुस्लिम लीग नून वो इससे हासिल करना चाहती है। अब सिचुएशन ये है कि जो साकिब निसार साहब की एक ऑडियो आई, आपने देखा कि वज़रा जो हैं वो उसके दिफा में खड़े हो गए, उनके साथ खड़े हो गए। उसको भी नून लीग ने एक दूसरे अंदाज से लिया कि जी साकिब निसार साहब खुद तो बोलते नहीं हैं और ये जो वज़रा जो है वो बयानात जो है वो दिए जा रहे हैं। लेकिन ये सारी की सारी ये एक जो प्लानिंग जो इसमें हमें नज़र आ रही है कि ये ऐसा नहीं है कि एकदम ऐसा हो गया। फिर आप ये देखें कि ये कैसे गए, राणा साहब जो बैरून मुल्क गए, कैसे गए, किसने इनका अरेंजमेंट किया, मुस्लिम लीग नून से इनकी वाबस्तगी, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से जाने से पहले एक सवाल मैं छोड़ा हूं, उसका सवाल आप तीनों से लूंगा ब्रेक से आने के बाद कि जनाब अगर ये बात साबित हो जाती है कि बयान हल्फी जो मीडिया में चल रहा है या जो अखबारात की जीनत बना है वो बयान हल्फी नहीं है जो बयान हल्फी इस वक्त लॉकर के अंदर मौजूद है, अगली समात में वो बयान हल्फी भी लेकर आ जाते हैं, तो फिर क्या उस सहाफ़ी के खिलाफ कार्रवाई होगी, फिर क्या उस अखबार के खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो इस तरह की बातें करके पाकिस्तान का एक बुरा इमेज दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टोरी फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठाई थी। यहाँ लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और जनाब जाने से पहले एक सवाल ये था कि अगर ये बयान हल्फी जो मीडिया में चल रहा है अगर ये गलत साबित होता है और ये बयान हल्फी होता ही नहीं है जो बयान हल्फी है, क्योंकि जिन्होंने बयान हल्फी जमा कराया राना शमीम साहब, वो ये कहते हैं मुझे याद नहीं कि मैंने क्या बयान हल्फी दिया था और उनको ये भी याद नहीं या ये पता नहीं, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं है कि उनको पता ही नहीं कि मीडिया में उनके नाम से लेके क्या बयान हल्फी चल रहा है। फिर एक तजाद ये कि जनाब सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि मैंने पहले तस्दीक की, पहले पूछा और उसके बाद बयान हल्फी छापा, जबकि जिनका बयान हल्फी वो कह रहे हैं कि जब छाप दिया, जब सब कुछ बयान हो गया, उसके बाद मुझसे कहा गया, मुझसे पूछा गया कि बयान हल्फी है या नहीं। अब ये मामला इस वक्त कोर्ट में है और अब अगली समात में राना शमीम साहब को यह तनबीह की गई है कि आप बयान हल्फी लेकर आएं और दिखाएं कि आपने क्या बयान हल्फी दिया है। और इसके साथ साथ एक सवाल और उठाया गया कि 3 साल बाद आपको लंदन में बैठ के बयान हल्फी देने की जरूरत पेश क्यों आई, आपने अदलिया की साख्त को मुतासिर करने की कोशिश की है। आरिफ चौधरी साहब, आप माहिर कानून हैं,
सर जी मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं, आप ये बताइएगा, अगर जो बात हम कर रहे हैं वो सच साबित होती है कि वो बयान हल्फी होता ही नहीं है जिसका मीडिया में इस वक्त चर्चा हो रहा है, तो फिर क्या होगा? आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या होगा और क्या होना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जब उन्होंने ये कह दिया कि जी मैंने मीडिया वालों ने मेरे साथ बाद में बात की है, तो उसके बाद राणा साहब ने तरदीद की है कि उन्हें राणा साहब को नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या कुछ छप रहा है। राणा साहब जो हैं वो उन्होंने पट्टी बांधी हुई आंखों पे, और वो राणा साहब जो है वो खामोशी से उनकी बात जब उन्होंने छपने से पहले नहीं पूछा, छापने से पहले उनके बकौल, और जब छाप लिया फिर कहा बात की, तो राणा साहब की जिम्मेदारी तो ये बनती थी ना कि क्या छापा है आपने। और अगर वो बात छापी जो उन्होंने नहीं कही थी, उनका बयान हल्फी नहीं था, तो फौरी तौर पर उसकी उन्हें तरदीद करनी चाहिए थी। उनका बेटा जब टीवी पे बैठा था तो उसने वो जैसे करोड़पति कौन बनेगा करोड़पति में वो कहते हैं कि जनाब लाइफ लाइन ले, उन्होंने वो लाइफ लाइन जो थी अपने बाबा से ली और बाबा ने कहा नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। यार कोई ऐसी मजाक बनाने की लोगों को हद होती है। दूसरी बात मैं आपसे ये अर्ज करूँ, कानूनी बात ये है कि ये अगर राणा साहब इससे मुकरना चाहते हैं तो उन्हें फिर ये कहना होगा कि इसका जनाब फिर उसका फोरेंसिक करवाया जाएगा, और वो जो उनके दस्तखत हैं पहले उनका कंपैरिजन कराया जाएगा हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से कि क्या राणा साहब की ये दस्तखत हैं या नहीं है। और फिर दूसरा ये है कि वो जो उन्होंने बयान दिया है वहाँ नोटरी पब्लिक जो है उसके खिलाफ वहाँ की हुकूमत को लिखना होगा कि वो किसी ऐसे बयान की तस्दीक कर रहे हैं जो उनको दिया नहीं गया, एक बात। और दूसरी बात यह है कि जो दूसरा बयान हल्फी वो जो उनके बकौल लॉकर में रखा हुआ है, लॉकर में वो बयान जो है वो किस मकसद के लिए है और वो किस तरह का बयान है। बयान यही है और सिर्फ राणा साहब को समझ नहीं आ रही। मैं पहले भी अर्ज किया एक जगह, क्योंकि राणा साहब जो है उनका माजी जो है वो बड़ा गवाह है इस मामले में। राणा साहब को जब वहाँ लगाया गया चीफ जज, तो राणा साहब ने वहाँ हदें क्रॉस कर दी, और वो चीज़ें वो है जो सुप्रीम कोर्ट में केस उन लोगों ने फाइल किए हुए 2 केसेस। एक केस में राणा साहब ने 7 करोड़ रुपया जो है वो ली है वहाँ से पेंशन, 3 साल की कॉन्ट्रैक्ट की मुलाजमत चीफ जज साहब की, और उसके ऊपर 7 करोड़ रुपया इन्होंने पेंशन ली है कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, और लॉ जो है वो रिपील हो चुका था, खुद जजमेंट दी, और वही जजमेंट जो थी जिसे साकिब निसार ने फिर सेटिसाइड किया। बहुत सारे मुराद अपने लिए इन्होंने ली थी, और एक कानून जो था 2018 का उसे ही इन्होंने सस्पेंड कर दिया था। तो इनकी जजमेंट जो थी वो साकिब निसार साहब के बेंच ने उस वक्त उसे सस्पेंड किया, और बाद में फिर उस पर एक बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट दी जो रिपोर्टेड जजमेंट है। तो दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि राणा साहब जो है इन्होंने वहाँ भर्तियाँ की बेइंतहा लोगों को, कुछ 30-35 लोग ऐसे जिनको जहाँ जहाँ ये रहे थे कि जिस इदारे में, उनको वहाँ ले जाकर इन्होंने भर्ती किया और उन यकीनन जाती और उन लोगों का हक मारा। तो राणा साहब इस मामले में माहिर हैं और वो ये समझते, और उनका बेटा जो है वो ही इज़ लोडेड विद मनी, उन्हें समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वरना मीडिया के सामने आप आते हैं और बेटा वकील है, वो असिस्टेंट एडवोकेट जनरल भी रहा है नवाज शरीफ साहब का लगाया हुआ, और वो जहाँ की मीडिया पे बात कर रहा है और बाप को पता ही नहीं है कि क्या कर रहा है, और जब वो फ़ोन करता है तो कहता है नो कमेंट एंड ही डजंट नो एनीथिंग। ये सारे का सारा सिलसिला क्या है? नवाज शरीफ साहब ने पूरी एक स्कीम के तहत लोगों को वो प्लांट किया हुआ है। वो शख्स जिसका सबसे पहले नाम लिया जाता है शौकत अजीज सिद्दीकी, वो उसने भी उसी तरह बहुत सारे जजेस जो ऑलरेडी राना यहाँ से जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बहुत कुछ दिया, बड़ी जजमेंट्स दी, फिर बाद में उनके घर वहाँ मुलाजमत करते हैं, उनके बच्चे वहाँ असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बने, फिर जजेस बने। मैं एक नहीं, मैं उसकी सैकड़ों तो नहीं, काफ़ी सारी मिसालें दे सकता हूँ। इसी तरह राणा साहब जो है उन्होंने सब कुछ समेटने के बाद जितने बेनिफिट्स थे वो ले लिए, और आखिर में जैसे उनके बेटे ने कहा कि जी अब तो उन्होंने कहा जी हमारी गवर्नमेंट आएगी तो आपके इन्हें प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो वहाँ नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए जाके बयान दे दिया, और उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं था। उन्होंने कहा कि छपेगी बात, शोर होगा, और जनाब फिर अच्छा सर प्रिसाइजली आप ये कह रहे हैं कि ये बयान वाकई में उन्होंने दिया होगा, बयान हल्फी उन्होंने ये बयान है, ये बयान उनका है, और ये बयान जो है छपवाया गया है, और इसके ऊपर जो इतनी सियासत करवाई गई है वो राणा साहब ने, किबला ने खुद करवाई है।
कि और उन्हें मौका दिया है कि जनाब मैं ताकि अदालतों में के सामने बाहर जाके मैदान में खड़े। ठीक है सर, आपका पॉइंट आगे, मैं सर आगे बढ़ता हूँ। फखर साहब, अगर वाकई में ऐसा होता है कि ये इन्हीं का बयान होता है, अभी तो उनको याद नहीं ना, नेक्स्ट टाइम अगर शायद याद आ जाए और वो बयान हल्फी भी ले आए और वो बयान हल्फी इसी से मैच कर जाए, क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई होगी, फिर क्या हो सकता है आगे? देखें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सत्र बिरला साहब ने ये सब कुछ जो इसका नोटिस लिया था, तो उन्होंने ये समझा था कि ये तौहीन अदालत का केस है। तो ये बात तो इस्टेब्लिश है कि अदालत की तौहीन हुई है और बाकायदा एक ट्रेनिंग के तहत हुई है। अब देखना ये है कि इस साजिश में कौन कौन मुलव्वस है और फिर अदलिया जो है वो किस किस को सज़ावार ठहराती है और किसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ करती है। इसमें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुआवनत मांगी गई है और उनका बयान भी अदालत ने कहा कि वो दें, तो उनका बयान भी होगा कि वो राना शमीम के हवाले से और इसके हवाले से जो उनका सियासी बैकग्राउंड है वो कितना अदालत को इस हवाले से इन्फॉर्म करते हैं और फिर उनकी अपनी जजमेंट क्या है इस सारे मामले के हवाले से। तो ये चीज़ें जब सामने अदालत के आएंगी तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो यकीनन, जैसे मैंने आपको कहा कि ये तौहीन अदालत का नोटिस लेना जो है ये ऐसा ही है कि अदालत ये समझती है कि तौहीन अदालत हुई है। अब उसमें जो कैरेक्टर्स हैं उनमें जो दी न्यूज़ अखबार के जो एडिटर इन चीफ हैं, उनके जो एडिटर हैं और इसी तरह से आमिर गौरी और मीर शकील रहमान और अंसर अब्बासी, इन तीनों में से किसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है, तीनों के खिलाफ होगी तो अदालत इन चीज़ों का फैसला करेगी। बज़ाहिर लगता ये है कि अदालत जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई करेगी। अब कौन कौन इस कटहरे में आता है और किस किस को जेल जाना पड़ेगा या जुर्माना भुगतना पड़ेगा, ये अदालत ने ही फैसला करना है। अच्छा, सिद्दीक साहब ये बताइएगा, अगर ये बयान हल्फी जिस तरह का बताया जा रहा है मीडिया में इसी तरह का निकलता है अगली समात में, तो सियासी तौर पर फायदा किसको पहुंचेगा? ज़ाहिर है जी, ये सियासी तौर पर फ़ायदा तो ये नून लीग इसका फ़ायदा उठाएगी ना, लेकिन आप ये देखें ना, इनका ये पहले भी मैंने बात की है, आप इतने अरसे से खुद भी मीडिया से वाबस्ता हैं, मैं नून लीग की बीट कर रहा हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, PDM के भी है, लेकिन क्या ये मखसूस सहाफ़ियों को क्या ये बयान जारी किया? पहले एक ऑडियो आई, वो भी एक मखसूस सहाफ़ी जिनका एक बैकग्राउंड है उसको दिया गया, ये भी उनसे एक मखसूस सहाफ़ी उनसे जारी करवाया गया। तो ये एक सारी की सारी चीज़ें जो एक वो फिर उनकी ऑडियो अपनी जो मरियम नवाज़ की आई हैं, जो अखबारात के और मीडिया के हवाले से जिस किस्म की इंस्ट्रक्शन दे रही है, और कल की जो वीडियो देख रहे हैं, दो बड़े जो चैनल्स हैं उनके मालकान के हवाले से वो क्या गुफ्तगू कर रही है, ये एक माइंड सेट है, इसको आप समझे। और वो और ये मैं आपको बता दूं, ये भी एक खबर भी है कि उन्होंने तो एक मैसेज दिया उन मुक्तदर हलकों को कि अगर आप मेरे वालिद को बाइज़्ज़त बरी नहीं करेंगे या उनको आइंदा इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे या वापस नहीं आने देंगे, तो मेरे पास और बहुत सी चीज़ें हैं। क्या ज़रूरत पेश आई थी ये बात करने की कैप्टन रिटायर्ड सफदर को, उनके शौहरे नामदार को, कि उन्होंने कहा कि और भी ऑडियोज़ हैं और भी वीडियोज़ हैं, कोई कहाँ पड़ा है कोई कहाँ पड़ा है। ये सारी की सारी चीज़ें वो तयशुदा पिलाने के तौर, मैं आपको कह रहा हूँ कि उनकी अपनी जमात के अंदर इन चीज़ों के हवाले से कोई अच्छी राय नहीं पाई जाती। खुद मियाँ शहबाज शरीफ जो मुख्तलिफ मीटिंग में, ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग में जो गुफ्तगू करते हैं इन चीज़ों को, वो अच्छा नहीं समझ रहे, क्योंकि ये सारी की सारी इदारों को मुतनाज़ा बनाकर और सिर्फ आप ये साबित करना चाहते हैं कि हम ठीक थे, अदालतों ने गलत फैसले किए, सियासी फैसले किए, इदारों के कहने पे किए कि किसी के कहने पे किए, तो आप सारे का सारा एक सिस्टम जो है अदालती निज़ाम उसको आप दागदार करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपना सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए, और इसमें कोई चीज़ नहीं है। अब देखें जैसे ये क्यों होता है। अच्छा, दूसरी बात नोट करते जाएं, जैसे ही इनकी कुछ डेट आती है, इनके केस के हवाले से इल्तवा मांग लेती है। आज मेरा वकील बीमार है, शहबाज शरीफ भी इल्तवा मांग लेते हैं, आज जनाब वो बीमार है, आज वो में तब्दीली करनी है। ये क्यों लाया गया है? ये जो इरफान साहब हैं उनको क्यों लाया गया है? वो तो लड़ाई झगड़े में वैसे बड़े मार हैं, वो तो जजेस के साथ भी लड़ पड़ते हैं। तो वो इस तरह की चीज़ें जो है वो जब वो इतनी अग्रेसिव हो चुकी है मोहतरमा जो हैं कि वो हर हाल में वो ये चाह रही हैं कि ये फैसले और ये दबाव डालकर कि इन चीज़ों को सामने लाकर, कभी बयान हल्फी, कभी ऑडियो, कभी वीडियो, और ये सिलसिला चलेगा। और अब मैं तो ये बात कहता हूँ कि आइंदा आने वाले इंतखाबात जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तहत होंगे ना, तो वहाँ पे ये ऑडियो वीडियो की बुनियाद पे भी होंगे, जिस तरह का सिलसिला ये चल पड़ा है। अब उनकी अपनी भी तो आ रही ना, और भी आएंगी, आप देखते जाइएगा। मकसद ये है कि सिर्फ और सिर्फ दो बड़े इदारे, उनको आप मुतनाज़ा बनाएं और ये साबित कर दें कौम के सामने कि आप सच्चे थे, अदलिया भी झूठी थी,
मुक़्तदर हल्के भी जुटे, कोई आपने करप्शन नहीं की, आप शफाफ थे साहब, भाई आप खुद गए थे झूठ और ड्रामा करके, तो आप बार कौन गया था? समात करीब आती है कोई ना कोई आ जाती है। मुझे ऐसा लगा कि आप कह रहे हैं कि जब भी समात आती है तो कोई ना कोई वीडियो सामने आ जाती है। खैर, पीडीएम के अपने मामला भी कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं जनाब। नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर कहती तो है कि हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे, लेकिन सिर्फ ये कहना ही है। समात पर समात होती है, समात पर समात मतलब इनकी बैठक आपस में होती है, लेकिन कोई फैसला निकल कर नहीं आता। और आखिर में मौलाना फजल रहमान काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और कहते हैं कि सिर्फ बयानबाजी हो रही है और इतने अरसे से बात चली आ रही है, आगे बढ़ने नहीं ले रहे। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ बैठने को फिलहाल किसी तौर पर तैयार नजर नहीं आते, क्योंकि नून लीग के अपने मसाइल हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अब नून लीग पर तीर चला रही है। इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बयान सामने आया, दिलचस्प बयान है। और अगर उस बयान को गौर से देखें तो उसमें दो चीजें निकल कर आती हैं। इमरान खान को कोई भी लंदन या सऊदी अरब ले जाने के लिए तैयारा नहीं आएगा, यह कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने। बज़ाहिर तो देखने में लगता है कि यह बयान इमरान खान साहब के खिलाफ है, जो कि वजीर आजम है, लेकिन लंदन और सऊदी अरब ले जाने के लिए कोई तैयारा नहीं आएगा, ये उन्होंने नून लीग पर निश्तर चलाए हैं। तो जनाब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग या ये कह लें कि पीडीएम के अंदर भी मामला हुकूमत के टफ टाइम देने के लिए इतने दमखम वाले नजर नहीं आ रहे हैं। क्या हो रहा है, इसी पर मजीद बात करेंगे। जनाब सिद्दीक साजिद, ये बताइएगा, पीडीएम का जो इजलास होता है, बार बार इजलास होता है, कोई मामला निकल कर नहीं आता है, क्या होने क्या जा रहा है? पीडीएम आगे चलने को तैयार है भी या नहीं है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए? कोई इसमें कोई टफ टाइम अब हुकूमत को ये देने के लिए तैयार नहीं है। तकसीम है, दर तकसीम है। मैं तो एक दूसरे को दे रहे हैं, एक दूसरे को दे रहे हैं। और अभी मौलाना फजल रहमान ने जो 6 को इजलास बुलाया ना, उसने तो नून लीग से बोला, उन्होंने कहा आपके लोग आर्य पार की बातें करते थे ना, अब मैं कहता हूँ आप आर्य पार होगा। आपने लॉन्ग मार्च करना है, असम्बलियों से इस्तीफे देने, बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना, ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा नहीं लेना। अगर आप इन शराइत के ऊपर तैयार है तो आप हमारे साथ चलें, अदरवाइज़ आप अपना फैसला सुना दें, हम उसके बाद जो है वो चलेंगे। उन्होंने कहा यह है क्या आपने मुझे ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि हम क्या कहते हैं जी लॉन्ग मार्च करना, आप कहते हैं जी फिर असम्बलियों में अदम एतमाद की तहरीक ले आए। उन्होंने कहा ठीक है, अदम एतमाद की तहरीक ले आए, चेयरमैन सेनेट को आप तब्दील करें, तो वहाँ से फिर अगला बंदा कौन होगा? फिर पीपल्स पार्टी की लड़ाई, नून लीग की लड़ाई। वो कहते हैं जी पीपल्स, अब हम यूसुफ रज़ा गिलानी होगा, नून लीग वाले कहते हैं आज़म मजीद तारड़ होगा। मौलाना कहता है भाई आप दोनों तो एक साइड पे हटें, गफूर हैदरी को ले आए, यहाँ पे रफड़ पड़ गया, यहाँ पे इनके आपस के जो इख्तलाफात हैं, फिर कैसे तब्दील करेंगे? वो कहते हैं जी असद कैसर को उठाएं, वज़ीर आज़म को उठाएं। उनका 156 लोग हैं आप लोगों के पास, 172 आपने पूरे करने, बाकी कहाँ से लेकर आएंगे? इत्तेहादी तो उसके साथ खड़े हैं। अभी आपने जॉइंट सेशन में देख लिया कि नंबर्स गेम थी, मौलाना ने सारे नंबर्स गेम बताकर उनके सामने सारी चीज़ें बात की। अब ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने बात की है, ज़ाहिर है वो भी एक इलेक्शन कैंपेन की तौर पे अपने जलसे जुलूस कर रहे हैं, यौम तसीस का था, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी ये डे टू डे बुनियाद के ऊपर तावन जो है वो इनका होता है। बाहर जो है वो पीडीएम बुरी तरह इख्तलाफात का शिकार है, क्योंकि नून लीग ने ये चीज़ वाज़ेह की है। मौलाना कहता है कि भाई आम इंतखाबात की बात करो, नून लीग कहती है जी हम बल्दियाती इंतखाबात नहीं छोड़ सकते, अगर हमने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ना लिया तो पूरे पंजाब में पीटीआई आ जाएगी, तो फिर हमें आइंदा इंतखाबात में मिलेगा क्या? उनके मेयर बैठे होंगे, उनके नाज़म बैठे होंगे, उनके लोग बैठे होंगे, तो हमें क्या मिलेगा? वो तो नहीं करेंगे, किसी सूरत नहीं करेंगे। नवाज शरीफ भी इसके ऊपर वादा नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं उनकी कोशिश है कि लॉन्ग मार्च और हो जाए। अब इन्होंने टाइम मांगा था, सलमान साहब, नून लीग ने, मौलाना ने कहा था कि अब लाहौर का जलसा करें, इन्होंने आज करना था, लेकिन वो जलसा नहीं हो सका लाहौर में। नून लीग का ये जो हल्का NA 133 का जो इलेक्शन ज़िमनी इंतखाब हो रहा है उसके वाले से होना था, उसमें मौलाना ने कहा था कि आप वो जलसे को लॉन्ग मार्च की शक्ल देकर लेकर आए इस्लामाबाद। नहीं माने नून लीग, उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर आपको 6 को जवाब देंगे। अब 6 को मौलाना साहब ने एक डेडलाइन रखी, उन्होंने नून लीग पे ऊपर भी। अच्छा, मौलाना के साथ जो छोटी जमातें हैं जितनी भी हैं नून लीग से हट के, वो सारी की सारी मौलाना के साथ, उन्होंने कहा भाई अब ये फैसला करना होगा, अगर आप लॉन्ग मार्च लेकर चलते हैं तो फिर ये लॉन्ग मार्च ख़त्म होगा तो साथ ही असम्बलियों से इस्तीफे देंगे। नहीं देते नून लीग वाले, वो कहते हैं जी आपने असम्बलियों से इस्तीफे दे दिए, बिलावल भुट्टो जरदारी अपोजिशन लीडर बन जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा? तो यही तो सारी चीज़ें हैं जो इनके आपस के इख्तलाफात की वजह है। लेकिन अभी 6 को मौलाना साहब क्या कोई नवाज शरीफ की नई गेम में आते हैं, या फिर अपना फैसला जो चीज़ें उन्होंने कुछ शराइत अपनी बताई हैं उसको मनवाने में कामयाब होते हैं, तो ये लग जाएगा पता। आज 30 हो गई है, 6 को उन्होंने सरबराह इजलास रखा है, तो ये चीज़ें आ जाएंगी सामने।
फखर साहब, क्या होने जा रहा है 6 तारीख को? सरबराही इजलास मुनक्किद होगा। अच्छा, मुझे लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त रोड पावर शो करने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग फिर भी काफी हद तक तैयार हो जाती है मौलाना फजल रहमान की बातों में, लेकिन वो भी मुकम्मल तौर पर इस निजाम से बाहर निकलना नहीं चाहती, क्योंकि मौलाना साहब तो शायद यही चाहते हैं कि इस निजाम से बाहर निकला जाए और किसी चीज को तस्लीम नहीं किया जाए और रोड पावर का इजहार किया जाए। आप क्या कहते हैं इस पर? देखिए, सदीक साजिद साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। नून लीग की बज़ाहिर पॉलिसी ये लग रही है कि किसी तरह से हम जो हैं वो मरियम को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जो है वो एक्विटल उसका करवा लें और तो कोई ना कोई हम दबाव जो है हमारा कामयाब हो जाए। और फिर उसके बाद उन्होंने ये भी मद्देनज़र रखा हुआ है कि जो उनके फादर हैं मियाँ नवाज शरीफ, अगर वो डिपोर्ट हो जाते हैं और वहाँ पे अगर उनको अज़ाइलम का जो उनका मसला है वो अगर हल नहीं होता या वहाँ पे मज़ीद स्टे उनका नहीं बढ़ सकता, तो वो वापस आते हैं तो फिर तहरीक को किस तरह से आगे लेकर जाना है। लेकिन फ़िलहाल अपोजिशन से तो हुकूमत को कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है। और कल असद उमर की तरफ से एक ट्वीट जारी किया गया था जिसको किसी ने ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराई, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट ट्वीट था। उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग नून चाहती है कि अदलिया और फौज की इंटरवेंशन हो जाए, जो कि नहीं हो रही है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ने भी अभी अगले 3 महीने जो हैं वो क्रूशल करार दिए हैं। अच्छा सर, टाइम की किल्लत है इसलिए मुझे 2 खबरों पर अभी बात करनी थी और दोनों खबरें में जना सिद्दीक साजिद साहब इस पर बेहतर तरीके से जवाब दे। सर, ये 3 महीने वाला क्या मामला है? ये काबीना में कहा है कि भाई 3 महीने तक कोई वज़रा बाहर नहीं जाएगा, तो ये क्यों ऐसा कहा गया और किस लिए कहा गया है? एक तो जो पूरी जो काबीना है, एक मरतबा फिर उनको बुलाया गया है। 6 तारीख को ही इजलास है पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का, उसका जो आज नोटिस जारी किया गया उसमें पूरी काबीना को मदऊ किया गया है। उसमें ऊपर कोई ब्रीफिंग्स देनी है TTP के हवाले से और अफ़गानिस्तान के हवाले से और दाखिली सलामती के हवाले से। दूसरा, जो बढ़ते हुए बाकी जो अखराजात है इस हुकूमत के, वो भी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा। फिर ये लेजिस्लेशन भी कुछ और भी करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें जो है वो दुरुस्त करना चाह रहे हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि यहाँ से लोग ना जाएँ। और फिर जो ये वज़रा बहुत से इन्विटेशन जिनको बाहर की जानब से कॉन्फ्रेंस वगैरह में आते हैं, तो उन्होंने कहा जी जबकि वो अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं, मुल्क मुआशी मुश्किलात का शिकार है, तो शायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो हमारी इत्तलात है, जो ज़राए का कहना है कि कुछ इंपॉर्टेंट फैसले लेना चाह रहे हैं, तो उनकी उसी वजह से वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वज़रा जो है वो मौजूद हों, एहतियात के तौर पर उन्होंने किया। अच्छा, ये जो सऊदी अरब से हमें डॉलर्स मिल रहे हैं, और ये फवाद चौधरी साहब ये कह रहे थे कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, 3 खुशखबरियों की उन्होंने बात की थी, जिसमें से एक ये थी कि डॉलर्स मिल रहे हैं। लेकिन जनाब, मैंने सुना ये शरह सूद इसका बड़ा ठीक ठाक ज़्यादा है और इसमें शराइत इतनी सख्त है कि किसी भी वक्त अगर आप जी हुजूरी वाला मामले से हटते हैं तो फिर वो वापस चले जाएंगे। ऐसा है या नहीं है? जी, एक तो ये तय है कि वो शराइत सामने नहीं लाई जाएंगी, ये भी है, लेकिन वो शराइत हैं वाकई सख्त। और जब वो 3 अरब डॉलर हमारे रिजर्व को मजबूत करने के लिए रखेंगे, लेकिन ये भी आपकी बात ठीक है, वो किसी वक्त भी बगैर बताए वो कह सकता है जी ये पैसे हमारे वापस करें। और फिर 4% हमने उसके ऊपर इस्तेमाल भी नहीं करना, और 4% तक की बात की जा रही कि वो भी हमने उनको पे करने हैं। और उसके बाद ये जो शराइत उन्होंने लगाई हैं जो उधार तेल के हवाले से कि $100 मिलियन का उन्होंने हमें देना है हर साल, और उसके बाद फिर इसको एक्सटेंड किया जाएगा, और सारी की सारी कुछ चीज़ें हैं। शराइत वाकई उनकी सख्त हैं। ज़ाहिर है अब सऊदी अरब के साथ हमारे उस किस्म के ताल्लुकात नहीं है जो पहले थे, बहुत से इशूज़ की वजह से, और उसमें इसी वजह से उनकी जो शराइत है हमारे लिए ज़्यादा सख्त बनी। लेकिन हमें ज़रूरत थी कि हमने अपने रिज़र्व जो थे उनको स्ट्रॉन्ग करना था। अब आप देखिए लीजिए, 1 साल के अंदर सलमान साहब सूरत ये बन गई कि गुज़श्ता साल आपका जो करंट अकाउंट था खसारा था वो सरप्लस था, इस मरतबा वो $5 अरब 1 साल के अंदर $5 अरब से ज़्यादा वो क्रॉस कर गया है। तो ऐसी सूरत हाल में इकानमी कहाँ खड़ी है, आप खुद सोच सकते हैं। अच्छा फ़खर साहब, क्विकली आप मुझे ज़रा इसको बताइएगा, ये जो जिन शराइत पर हमने लिया है ये मुनासिब है या नहीं है? और एक तो शराइत सामने नहीं लाई जाएंगी, फिर लोग ये कह रहे थे, वज़रा ये कह रहे थे कि जनाब पहले जितना शरह सूद था उतना ही दिया, यानी आसानी से कर्ज मिल गया, लेकिन अभी बात सामने आ रही है कि नहीं ज़्यादा है इसका, पहले शायद 3.2 था, अब 4 है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 3.8 जो है 1.2 पर है, और 4 जो है वो बाकी जो $3 अरब डॉलर जो स्टेट बैंक पे वो रखेंगे उसके हवाले से है। शराइत बड़ी सख्त हैं, और उसके पीछे भी IMF और अमेरिका का दबाव था सऊदी अरब के ऊपर कि आपने इन शराइत के साथ देना है। और यकीनन पाकिस्तान को फाइनेंशियली जो है वो बैरूनी दबाव के ज़रिए जो है वो कोशिश की जा रही कि दबाया जाए, पाकिस्तान की जो करेंसी है उसको मज़ीद डिवैल्यू करवाया जाए, ताकि पाकिस्तान के अंदर एक माली बहरान जो है
वो शिद्दत इख्तियार कर सके। सर बड़ी ये भी एक आसानी आलमी से साथ आसान है। अल्फाज में जो समझने वाली बात होती है ना, क्विकली बताइएगा, पाकिस्तान को फायदा होगा माशी तौर पर, आम आदमी की ये सोच होती है कि हमें बेहतरी आएगी हमारी जिंदगी में। नहीं, डेफिनेटली ये जो $3 अरब आए हैं, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को सहारा तो मिलेगा और ये मुश्किल वक्त सहारा में मिलेगा। एक लेकिन महंगाई में कमी जी नहीं हाँ, आएगी। मुश्किल वक्त से आम निकलने आदमी की को अच्छी रिलीफ कोशिश नहीं है। मिलेगा। जनाब वक्त की किल्लत है, इस वजह से मुझे चलें सिद्दीक साहब इस बात से इनकारी हैं, लेकिन खैर वक्त की किल्लत है, इस वजह से मुझे वाइंड अप करना पड़ रहा है। और जनाब प्रोग्राम आपने मुलायजा किया, सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। सेहत रही, जिंदगी रही, आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।